नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर अतुलनीय हिंदी चैनल में। मैं आप लोगों का होस्ट संदीप कुमार शर्मा हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के माध्यम से भी समझ पा रहे होंगे, आज हम बात करने वाले हैं अपने नए पाठ टोपी शुक्ला के बारे में, जिसके रचनाकार हैं राही मासूम रजा। टोपी शुक्ला कहानी राही मासूम द्वारा लिखे गए उपन्यास का एक छोटा सा अंश है, जिसको कहानी रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। इस कहानी में मुख्य रूप से लेखक ने बचपन के दिनों की बात की है कि बचपन कितना सुनहरा होता है, कितना अनमोल होता है। उसकी स्मृतियां ता इंतहा संपूर्ण जीवन भर हमारे साथ बनी रहती हैं। ठीक इसी प्रकार का एक और पाठ हमारी पूरक पुस्तक में हमें देखने को मिलता है, सपनों के से दिन। यदि आपने कक्षा 8वीं में लाख की चूड़ियां पाठ पढ़ा है, तो वहां पर भी लेखक अपने मामा के गांव जाते थे तो बदलू काका से मिला करते थे। वहां उनसे उनका लगाव था, प्रेम था, स्नेह था, क्योंकि बदलू लेखक को वहां पर गोलियां दे दिया करता था। ठीक इसी प्रकार यदि हम देखें कक्षा 9वीं में भी लेखक जब मक्खनपुर जाते थे तो वह अपने भाई से डरते थे कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए और कहीं उनकी पिटाई ना पड़े। तो हम देख सकते हैं बचपन बड़ा ही अनमोल है, उसे सजोया जाना चाहिए। बचपन जिस प्रकार हमारा बीतता है, कहीं ना कहीं हमारे जीवन की नींव वही बन जाता है। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि यह पाठ हमें किस ओर लिए चल रहा है। तो कहानी टोपी के इर्द गिर्द घूमती है। वह इस कहानी का मुख्य पात्र है। टोपी के पिता डॉक्टर हैं। उनका परिवार भरा पूरा है। यह परिवार अत्यधिक संस्कारवादी है। संस्कारवादी अर्थात जो अपने संस्कारों के लिए माना जाता है। घर में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। टोपी का एक दोस्त है, जिसका नाम है इफन। टोपी हमेशा उसे इफन कहकर पुकारता था। इफन को बुरा अवश्य लगता था, परंतु फिर भी वह उससे बात करता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। दोनों के घर अलग अलग थे, दोनों के मजहब अलग थे, फिर भी दोनों में गहरी दोस्ती थी, दोनों में प्रेम का रिश्ता था। अब यहां तक तो हमने जान लिया, लेकिन इस कहानी के दो प्रमुख पात्र कौन से हैं, मैं वो भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, बलभद्र नारायण शुक्ल यानी टोपी और सैयद जगराम मुर्तजा यानी इफ्फन। इफ्फन के दादा आर्य परदादा प्रसिद्ध मौलवी थे। इफ्फन के दादा परदादा मौलवी थे। वे जीवित रहते हुए हिंदुस्तान में रहे थे, परंतु उनकी लाश को करबला ले जाकर दफनाया गया। इफ्फन के पिताजी उनके खानदान में पहले बच्चे थे जो हिंदुस्तानी थे। इफ्फन की दादी मौलवी परिवार से नहीं थी। वह एक जमींदार परिवार की तथा पूरब की रहने वाली एक महिला थी। उनकी ससुराल लखनऊ में थी, जहां गाना बजाना बुरा समझा जाता था। इफ्फन के पिता की शादी पर उनके मन में विवाह के गीत गाने की इच्छा थी, परंतु इफ्फन के दादा के डर से वह अपना कोई गीत संगीत कार्यक्रम नहीं कर पाई। उन्हें इफ्फन के दादा से केवल एक शिकायत थी कि वे सदा मौलवी बने रहते थे। अब सोचिए, ऐसा कोई परिवार जो मौलवियों का हो और उसमें ऐसी कोई महिला आ जाए जो जमींदारों के परिवार से है। तो जमींदारों के परिवार में तो लड़कियों का बहुत ख्याल रखा जाता है, छोटी छोटी चीजों का, गाने बजाने का, नाचने का, गीत गाने का। लेकिन इफ्फन की दादी जब मौलवी के परिवार में विवाह कर करके आई तो उन्हें अपनी जमींदारी प्रथा को पीछे थोड़ा सा छोड़ना पड़ा। पिता के घर में जो सहूलियत मिलती थी, शायद वह मौलवी के परिवार में ना मिल पाई। इफ्फन की दादी जब मरने लगी तो उसे अपनी माँ का घर याद आने लगा। इफ्फन उस समय स्कूल गया हुआ था। उसे अपनी दादी से बहुत प्यार था। वह उसे रात के समय कहानियां सुनाया करती थी। अब देखिए, दादी कौन ऐसी होगी जो अपने बच्चों को कहानियां ना सुनाए, हर कोई सुनाता है। दादी पूर्बिया भाषा बोलती थी जो उसे अच्छी लगती थी। टोपी को भी उसकी दादी की भाषा अच्छी लगती थी। टोपी को इफ्फन को दादी अपनी माँ जैसी लगने लगी। उसे अपनी दादी से नफरत थी। वह इफ्फन के घर जाकर उसकी दादी से बात करता था। अब
टोपी को अपनी दादी से तो नफरत है, लेकिन इफ्फन की दादी से वो प्रेम करता है। अवश्य ही घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। इफ्फन जिस प्रकार का बालक है, उस प्रकार का घर का माहौल नहीं है। एक दिन टोपी ने अपने घर में जैसे ही अपनी माँ के लिए अम्मी शब्द का प्रयोग किया, उसी क्षण उनके यहाँ तूफान आ गया। माँ से ज्यादा उसकी दादी भड़क गई। घर में उसकी माँ से बहुत पिटाई हुई। उसके भाई मुन्नू बाबू ने माँ से झूठ कह दिया कि उसने कबाब खाए हैं, जबकि कबाब मुन्नी बाबू ने ही खाए थे। सबने मुन्नी बाबू के झूठ को सच मान लिया। टोपी के पास उसकी सफाई देने का कोई रास्ता ना था। अब समझ सकते हैं कि घर का माहौल कैसा है। सिर्फ एक अम्मी शब्द बोल देने से बच्चे की पिटाई होना लाजमी तो नहीं हो जाता, क्योंकि उर्दू का शब्द, हमारी भाषा ही ऐसी है। हम इसमें किसी प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं, चाहे अम्मी हो, मौमी हो, है ना, मम्मी हो, हर प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन टोपी के साथ ऐसा ना हुआ और खूब जमकर पिटाई हुई। अगले दिन टोपी स्कूल गया, तब उसने इफ्फन को सारी बात कह सुनाई। भूगोल के चौथे पीरियड में दोनों स्कूल से भाग गए। उन्होंने पंचम की दुकान से केले खरीदे। टोपी केवल फल खाता था। टोपी इफ्फन से कहता है कि क्यों ना वह अपनी दादी बदल ले। क्यों? क्योंकि अपनी दादी तो टोपी को पसंद ही नहीं है, वह तो उसके ऊपर बात बात पर झिड़कती है। लेकिन इफ्फन की दादी उसे खूब प्रिय है, खूब पसंद आती है, खूब रास आती है, अच्छी लगती है। लेकिन उसे इफ्फन की दादी खूब प्रिय है, खूब रास आती है, खूब अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि इफ्फन की दादी उसे बात बात पर डांटती नहीं। इफ्फन ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी दादी उसके पिता की माँ भी है। इफ्फन ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि फिक्र मत करो, तुम्हारी दादी जल्दी मर जाएगी, क्योंकि बूढ़े लोग जल्दी मर जाते हैं। इतने में नौकर ने आकर सूचना दी कि इफ्फन की दादी मर गई। शाम को जब टोपी इफ्फन के घर आया तो सन्नाटा पड़सा हुआ था। वहां लोगों की भीड़ जमा थी। टोपी के लिए सारा घर मानो खाली हो चुका था। टोपी ने इफ्फन से कहा, तोरी दादी की जगह हमारी दादी मर गई होती तो ठीक भया होतो। अर्थात इफ्फन जो है अपनी दादी से ज्यादा प्रेम नहीं करता, जितना ज्यादा प्रेम वह इफ्फन की दादी से करता था। इसलिए टोपी कहता है कि तुम्हारी दादी की जगह यदि मेरी दादी मर गई होती तो शायद मैं इससे ज्यादा खुश होता। जल्दी ही इफ्फन के पिता का तबादला हो गया। उस दिन टोपी ने कसम खाई कि आगे से किसी ऐसे लड़के से मित्रता नहीं करेगा जिसके पिता की नौकरी बदलने वाली हो, अर्थात जिसमें तबादला हो जाता हो। इफ्फन के जाने के बाद टोपी अकेला हो गया। उस शहर के अगले कलेक्टर हरिनाम सिंह थे। उसके 3 लड़के थे। तीनों लड़कों में से कोई उसका दोस्त न बन सका। डब्बू बहुत छोटा था, बीलू बहुत बड़ा था और गुड्डू केवल अंग्रेजी बोलता था। उनमें से किसी ने टोपी को अपने पास फटकने तक न दिया। माली और चपड़ासी टोपी को जानते थे, इसलिए वह बंगले में घुस गया। उस समय तीनों लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। उनके साथ टोपी का एक झगड़ा हो गया। डब्बू ने अल्सेशियन कुत्ते को टोपी के पीछे लगा दिया। टोपी को जब 7 सुइयां लगी तो उसे होश आया। समझ आई कि बंगले में पूछकर जाना ही अच्छा था, लड़के उदंडी हैं। तो ये बच्चे इफ्फन जैसे नहीं है जो इसके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, खेलेंगे। ये तो हाई क्लास वाले बच्चे हैं और इन्होंने टोपी को उसका स्तर दिखा दिया कि तुम हमारे स्तर के नहीं हो, हमारे लेवल के नहीं हो, हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हो। फिर उसने कभी कलेक्टर के बंगले में घुसने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद टोपी ने अपना अकेलापन घर की बूढ़ी नौकरानी सीता से दूर किया। अब बच्चा है, बच्चे को किसी न किसी के साथ तो प्रेम भाव हो ही जाता है। तो अगला प्रेम जो उसे मिला, अपना स्नेह जो मिला, वह मिला उसे घर की नौकरानी से। सीता उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसका दुख दर्द समझती थी। घर के सभी सदस्य उसे बेकार समझते थे। हम समझ सकते हैं कि टोपी के घर का माहौल कैसा है, जिसमें बच्चों को तवज्जो नहीं दी जाती। बड़े अपने ही बड़प्पन में बने रहते हैं और बच्चों को हमेशा छोटे ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर में सभी के लिए सर्दी में गर्म कपड़े बने, परंतु टोपी को मुन्नी बाबू का उतरा हुआ कोट मिला। उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। उसने वह कोट घर की नौकरानी केतकी को दे दिया। तो घर की नौकरानी का नाम क्या है? वह है केतकी।
उसकी इस हरकत पर दादी क्रोधित हो गई। उन्होंने उसे बिना गर्म कपड़े के सर्दी बिताने का आदेश दिया। दादी ने बड़े कड़े आदेश में कहा कि टोपी, तुमने ये सही नहीं किया। घर का कपड़ा किसी नौकरानी को देना कहां तक उचित है, तुम बताओ। तो इस प्रकार टोपी का जो संबंध है अपनी ही दादी के साथ, वह ज्यादा अच्छा नहीं है। दादी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई। उन्होंने बिना किसी कपड़े ही सर्दी बिताने का आदेश टोपी को दे दिया। टोपी 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गया था, जिस कारण उसे घर में और अधिक डांट पड़ने लगी। जिस समय वह पढ़ने बैठता था, उसी समय घर के सदस्यों को बाहर से कुछ न कुछ मंगवाना होता था। स्कूल में भी उस अध्यापकों ने सहयोग नहीं दिया। अर्थात घर का माहौल तो खराब था ही, लेकिन साथ ही साथ स्कूल के विद्यालय के अध्यापकों का भी व्यवहार टोपी के साथ ज्यादा अच्छा नहीं था। अध्यापकों ने उसके 9वीं में लगातार 3 साल फेल होने पर उसे नजरअंदाज करना शुरू किया, जो कि सही नहीं है। पिछले दर्जे के छात्रों के साथ उसे बैठना पड़ा, और अवश्य है कि ऐसा होना किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके साथ कोई भी सहानुभूति ना रखे, कोई इसका साथ ना दे, लेकिन टोपी के साथ हर कहीं ऐसा हो रहा है। अब हर क्यों ना उसको इरफान की दादी की याद आए, जो उसे हमेशा कहानियां सुनाती थी, कुछ ना कुछ खाने को देती थी, प्यार से बात करती थी। लेकिन टोपी के साथ घर में ही नहीं, विद्यालय में भी अध्यापक उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं। जो उसके साथ सहानुभूति रखता, उसे परीक्षा में पास होने के लिए प्रेरित करता कि तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। घर और स्कूल में किसी ने भी उसको अपनापन नहीं दिखाया। टोपी बेचारा अकेला बच्चा बालक क्या करे, अनजान है। उसने स्वयं से ही मेहनत की और तीसरी श्रेणी में वह 9वीं पास कर गया। उसके 9वीं पास करने पर दादी ने कहा कि उसकी रफ्तार अच्छी है, तीसरे वर्ष में तीसरी श्रेणी में पास हो गए हो। तो यहाँ कहानी का जो अंतिम अंश है वो समाप्त हो जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार इस कहानी के माध्यम से बच्चों पर बचपन में विशेष ध्यान देने की ओर संकेत दिया गया है कि बच्चे जितने चंचल होते हैं, कितने धैर्यवान होते हैं, कितने वह मासूम होते हैं। यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिले, यदि उन्हें सही रास्ता दिखाया जाए, तो वह हमसे बड़े प्रेम करते हैं और सदा अपना प्रेम हम पर बरसाते भी हैं। तो पाठ को यहीं विराम देते हुए मैं आशा करता हूं पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। यदि ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंदी जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंदी जय हिंदुस्तान।